हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने कल भी आपके साथ शेयर किया था कि अब जो है डेली आपको जो है क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो अब हमने एक न्यू डिसीजन यहाँ पे लिया है कि हम जो क्लासेस आपके पास डेली लगाएंगे, अब उसमें एक चेंज किया जा रहा है। अब हम फोकस करेंगे आपके पास NCERT के ऊपर। यानी सबसे पहले, क्योंकि ऑलरेडी बुक्स के जैसे प्रदीप की बुक हो गई, आपके पास दिनेश की बुक हो गई, मॉडर्न की बुक हो गई, उनके क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस टाइम में जब आपके पास कमीशन आया था वो ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं और वो ऑलरेडी आपके पास यूट्यूब चैनल में प्रेजेंट है प्लेलिस्ट के अंदर। तो वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। अब कुछ न्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं जहां से मोस्टली पेपर आपके पास आते हैं, जो कि आपके पास है NCERT। हम कोशिश करेंगे एक दिन में एक चैप्टर कवर हो सके। नहीं होता है तो हम आपके पास जो है जितने क्वेश्चन होंगे वो कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स, हम वन बाय वन करके कवर करेंगे। तो एम रखते हैं कि एक महीने, एक डेढ़ महीने में एक सिलेबस कवर हो जाएगा, एक डेढ़ महीने में दूसरा, और एक डेढ़ महीने में तीसरे के कंप्लीट जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे आपके पास क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके बेसिक टर्म्स जो है वो ऑलरेडी हमारे दूसरे चैनल जिसमें हमने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो वो भी आप देख सकते हैं, टेलीग्राम में हमने उसका लिंक दे दिया है और चैप्टर डिटेल में समझाया गया है, मोल क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो उसके क्वेश्चन आज हम यहाँ पे आपके पास लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास, टू टू सॉरी टू स्टूडेंट्स परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट सेपरेटली। दो बच्चे हैं, उन्होंने सेपरेटली जो एक एक्सपेरिमेंट किया और रीडिंग दी। ठीक है, दो दो रीडिंग ली। करेक्ट रीडिंग जो थी वो थी 3.6 ग्राम। और यहाँ पे जो रीडिंग आई, जो ए स्टूडेंट है उन्होंने एक रीडिंग ली है 3.01 और एक ली है 2.99। दूसरा जो स्टूडेंट था बी, उसने एक ली है 3.05 और एक ली है 2.95। देखिए ये है 3 आपके पास, अगर नंबर लाइन की बात करोगे मान लो 3 हो गया। एक की रीडिंग जो आई है वो यहाँ पे है 3.01 और एक रीडिंग है 2.99। यानी अगर आप देखो तो इनका जो एवरेज बनेगा ना दोनों का, 3.01 प्लस 2.99 बाई 2, ये 3 ही आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट का भी अगर आप एवरेज देखो, 3.05 प्लस 2.95 डिवाइडेड बाई 2, ये भी 3 ही आ रहा है। एवरेज तो दोनों का ठीक है, एक्यूरेट रीडिंग्स है। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट में पूछता है आपसे बात कि एक्यूरेट और प्रिसेशन की बात की जा रही है। प्रिसेशन का मतलब होता है कि आपने जो रीडिंग ली है वो रीडिंग्स आपस में कितने क्लोज है, और एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कितना डिफरेंस है आपके पास फर्स्ट रीडिंग में और सेकंड रीडिंग के अंदर। तो अगर आप फर्स्ट स्टूडेंट की बात करोगे तो उनकी देखो रीडिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, यानी 3 के थोड़ा थोड़ा फर्क है, 0.1 का फर्क है इन दोनों में। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 0.05 का डिफरेंस है, काफी बड़ा डिफरेंस है, यानी इसको एक्यूरेट आप नहीं बोल सकते। प्लस साथ में प्रिसेशन मैंने बोला कि जो आपने रीडिंग्स ली हुई है वो कितने क्लोजेस्ट है, तो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट तो एक ही है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि रिजल्ट जो है ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसेशन एंड एक्यूरेट है। ठीक है, लेकिन बोथ स्टूडेंट्स के नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो बी स्टूडेंट है उसकी जो रीडिंग है वो प्रॉपरली सही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर से रिगार्डिंग है। अ मेजर्ड टेम्परेचर ऑन फारेनहाइट स्केल, फारेनहाइट के ऊपर 200 F, बट विल बी द रीडिंग ऑफ सेल्सियस। मैंने एक रिलेशन भी स्टूडेंट को बताया हुआ है, सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। अगर इस रिलेशन को याद रखोगे तो नॉर्मली आप अपने क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कैसे, देखिए आपके पास बोल रहा है आपको सेल्सियस में बदलना है, तो C इज इक्वल टू 5/9 के साथ आपके पास आएगा, क्योंकि सेल्सियस निकालना है ना। C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, ऐसे होगा। फॉरेनहाइट टेम्परेचर तो दिया गया है, तो 5/9 इंटू आपके पास 200 माइनस 32। ठीक है, इसको माइनस कीजिए एंड माइनस करके आपके पास यहाँ पे आएगा 200 माइनस 32, यहाँ पे 10, यहाँ पे आपके पास 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, 168 बन गया है ना। और 9 1 9 7, ठीक है, कुछ वैल्यू चली जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है 40, तो आपको पता है 40 तो आ नहीं सकता।
30 भी नहीं आएगा। ये दोनों क्लोजेस्ट वैल्यू है, और इसको अगर देखा जाए तो डेसिमल में ही आएगा, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 93.3 डिग्री सेल्सियस आपके पास बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 5W। देखो मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी होती है आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व बाय पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, मोलैलिटी है ना, सॉरी मोलैलिटी बोल दिया, मोलैलिटी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैसे आएंगे, 5.85 है NaCl का, तो सोडियम 23 और 37। ठीक है, तो तकरीबन 58 ही बनता है इसका भी, तो 58.5 होता है 1 मोल का वेट। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल हो गए, और इंटू 1000 अपॉन 500। ठीक है, 0 से 0 चले गया यहाँ पे, और ये 1 और ये 2। ठीक है, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, आपके पास बनेगा 0.2, क्योंकि 2 ऊपर आ गया ना आपके पास, ये कंप्लीट चलेगा, नीचे 10 बच जाएगा, तो ऊपर करोगे तो 15 यानी 0.2 मोल आपके पास। इजी कॉन्सेप्ट है देखो, है ना। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, और आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ 500 ml ऑफ 5 मोलर सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड, तो मोलरिटी इक्वेशन है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन, मोलरिटी पूछ रहे, न्यू मोलरिटी। M2 निकालना है, M1 है आपके पास 500 इंटू 5, V इस साइड आएगा 1500, 0 से 0 चली गई, एक और 0 चली गई, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो 1 2 18 यानी 1.66 मोलर आपके पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम। क्या बोल रहा है आपके पास कि मान लीजिए आपके पास 1 मोल है ना, 1 मोल के अंदर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। मैं लिख देता हूं इसको Na करके, यानी एवोगैड्रो नंबर है तो Na लिख देता हूं कि 1 Na है आपके पास। अब यहाँ पे हीलियम दिया गया है, आपको पता है 1 हीलियम जो होता है ना, उसका जो एटॉमिक मास होता है वो है 4 ग्राम, यानी 1 मोल है आपके पास है ना, यानी 1 Na है आपके पास इनडायरेक्टली बोला जाए तो इतने आपके पास है। अगर इसकी बात करें तो इसमें 23 होते हैं, तो 46/23, तो ये 2 मोल है आपके पास, यानी 2 Na आपके पास दिए गए हैं। यहाँ पे 0.40 है, तो बहुत कम वैल्यू आपके पास है, क्योंकि जो कैल्शियम है उसमें ज़्यादा आपके पास होंगे, है ना, क्योंकि 0.40 है, डिवाइड होगा, तो सिंपल सी बात है, इसको आप नहीं भी करें, वैसे 0.01 आएगा इसके अंदर, बहुत कम है इसके। और हीलियम की बात करोगे तो हमने अभी बोला कि 1 मोल ऑफ हीलियम कंटेन 4 ग्राम, तो आपके पास 12 ग्राम के अंदर होंगे, 12/4 यानी 3Na। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर है आपके पास, इसके अंदर, तो देख के ही हम आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज आपके पास दी गई है पर लीटर। देखो ये 1 लीटर में दिया गया है ना, तो हम इसको एज ए मोलरिटी आपके पास कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द ग्लूकोज इन ब्लड। देखो मोलरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, इस तरीके से लेना आपको पड़ेगा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू कितने मोल आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, किस तरीके से करोगे। देखो अगर इसकी बात की जाए तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है ग्लूकोज का आपके पास 180 ग्राम, ये पता होना चाहिए, चीजें आसान हो जाए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं 0.9, क्योंकि पर लीटर है ना, तो ऑलरेडी मोलरिटी का ही टर्म है आपके पास ये। ठीक है, और 180 जो है आपके पास इसका मास हो गया। ठीक है, जो आपके पास कंप्लीट 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से काटेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 0.005 मोल, यानी आप डायरेक्ट इसको यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है पर लीटर में ऑलरेडी दी गई है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी आ गई, और साथ में आपके पास मोलर मास कीजिए तो मोलरिटी आ जाएगी आपके पास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो 0.005 मोल आपके पास है। नेक्स्ट है बट इज द मोलैलिटी, मोलैलिटी आ गया, मोलैलिटी में मास को कंसीडर किया जाता है, यानी स्मॉल m इज इक्वल टू आपके पास है HCl 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस। देखो इतने आपके पास है, तो नंबर ऑफ मोल निकालोगे, नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास,
तो गिवन मास 18 है, मॉलिक्यूलर मास होता है 36.5। तो देखो डबल है ना इसका, 18 में 36 होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.5, हाफ मोल है आपके पास। अब यहाँ पे बोलते हैं 50 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, तो मोलरिटी आपके पास होगी 0.5 मोल है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया आपके पास 500 इंटू 1000, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, ये 1 और ये 2, तो 2 इंटू 0.5 दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 10 हो जाएगा नीचे करोगे तो, है ना, ये 1 और ये 5, 5/5 1, तो 1 मोल, यानी आपके पास 1 मोल है। अब इसको एक डायरेक्टली आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो आपके पास बोलता है 18.25 है ना, कितने में है, 500 ग्राम में है। अगर 1000 में होता तो कितना होता आपके पास, 36.5। तो सीधी सी बात है कि ये जो है अगर ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है आपके पास, तो ये भी तो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है ना, तो घूम फिर के 1 मोल ही है। तो अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें तो हम डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को आपके पास कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एन सब्सटेंस कंटेन, 1 मोल सब्सटेंस के पास है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल पूछ रहा है, 100 ml ऑफ 0.02 H2SO4, आपके पास 0.02 मोलर H2SO4 दिया गया है, ठीक है, और कितना दिया गया आपके पास है, 100 ml आपके पास दिया गया है। आपको बताना है इसके अंदर जो है कितने H2SO मॉलिक्यूल जो आपके पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए हमें पता है, जैसे हम अगर बात करें तो मोलरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन होती है, ठीक है, या तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम इन लीटर है ये, ऐसा समझ लेना, नहीं तो 1000 चलेगा फिर साथ में गुणा करके ना, 1000 चलता है। एन कितना आ गया आपके पास, एन इज इक्वल टू मोलरिटी आपके पास 0.02 दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे 100 है ना, तो यानी पॉइंट के साथ लिख दूँ, ये चीज पूरा लिख दो, चलो 1000 है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, यहाँ पे भी आप चाहो तो हटा सकते हो एक, नहीं तो सीधी सी बात है कि नीचे 10⁻123 हो गया, तो ऊपर जाके वो माइनस करेगा, तो 0.002 बनेगा, सिंपल सा, ठीक है। ये आ गया आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर है ना साथ में, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.002 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी जो चीज़ आपको दी हो वही हमें फॉर्मूले में डालनी है। दिस विल बी को कैलकुलेट कर लेना, जिससे आप रिमूव कर सकते हो, ये आ जाएगा, देखो 1 2 3, 2 इंटू 10⁻³ बनेगा, तो उसको 20 कर देगा, 10⁻20 और ये 12, 12.044, तो चौथा जो है आपके पास यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन था, है ना, बस थोड़ा सा क्या है ना, जो चीज गिवन है वो ही कीजिए। व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, 44 ग्राम होता है उसका CO2, यानी 44 ग्राम होता है आपके पास 1 मोल के अंदर। अब आपको यहाँ पे मास परसेंटेज निकालनी है, यानी कार्बन है 12, तो 1 मोल में 12 ग्राम प्रेजेंट है, 44 इंटू 100, ठीक है, यहाँ से जो भी वैल्यू आपके पास कटेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, बाकी तो अप्रोक्सीमेशन में आएगा 300/11, ठीक है। तो 2 यानी 2 वाले कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है ना, देखो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। अब 27 है, जब मैं यहाँ पे 11 के साथ करूँगा तो 22 आएगा, 8 बचेगा 0, तो 7 ही आएगा, सीधी सी बात, तो 27.27 वाला ही मेरे पास क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी हम आइडिया लगा के क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। यानी जर्नल सा अगर हमें थोड़ा भी आइडिया लग जाए तो हम उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं और अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपोनेंट या कंपाउंड CH2, आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है और मॉलिक्यूलर मास आपके पास दिया गया है 180 ग्राम, ठीक है। इसको वैसे मैं देख के ही बता सकता हूँ, किसी का मॉलिक्यूलर मास अगर 180 है ना, तो इनको जोड़ लो सबको, है ना, इनके जो मॉलिक्यूलर मास है वो निकाल लो, आंसर आ जाएगा, तो सीधा आंसर ये है। या फिर जो रिलेशन होता है वो होता है आपके पास
मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मेरे पास होता है, जैसे आप कर सकते हो। तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 180 अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, देखो 12 ये आ गया, 2 ये आ गया और 16 ये आ गया, यानी 14 30 बाई 30, ये चला गया, यहाँ पे 6 आ गया, यानी 6 ऑफ CH2O से बनेगा C6H12O6। तो ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है 3.12 ग्राम मिलीलीटर, द मास ऑफ 1.5 ml सॉल्यूशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। जब ये 2 में है तो आंसर भी 2 में ही होगा, ठीक है, इतना हमें पता है। अब क्या होगा, देखो डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम भी दिया गया आपके पास, तो मास आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी 1.5 इंटू 3.12 के साथ, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.68 आपके पास आएगा, लेकिन आपको सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में चाहिए, और यहाँ पे 1.5 यानी 2 इसके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे मेनली, तो इसको आप लिख सकते हो 4.7 के साथ, क्योंकि यहाँ पे देखो सभी 4 वाले हैं, है ना, 2 वाले एक ही है, 4.7, तो ये आपके पास मोस्ट सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट। तो मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैव एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम के भी तो हो सकते हैं ना, ये तो गलत है। अ कंपाउंड कैन नॉट सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, क्या आप उसको नहीं कर सकते। कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच इनकरेक्ट, सॉरी, ये तो सिमिलर भी हो सकते हैं ना, सेम भी हो सकते हैं, दोनों के हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड गलत है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे बोलता है कंपाउंड रिटेन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। रेशियो ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड फिक्स, ये भी सही है आपके पास। तो सी इसमें गलत स्टेटमेंट है, सी इसका राइट आंसर होगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है which of the following statement is the correct about the reaction given below। कौन सी स्टेटमेंट जो है आपके पास यहाँ पे सही है। जैसे F आयरन है, ऑक्सीजन है, जुड़ के Fe2O3 बन गया। टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट, देयरफॉर इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो भी करना चाहिए। देखो 4 आयरन है, यहाँ पे भी 4 आयरन है, कंफर्म हो गया। 3 दूने 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन है, टोटल मास तो सही है ना, तो एक ही स्टेटमेंट आपके पास सही हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको सिमिलर यही चेक करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो सेम होने चाहिए, है ना, और नंबर ऑफ एटम 2 mg है, यहाँ पे भी 2 mg है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, सही है। सेकंड आप देखिए 3 कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो ये पहले ही गलत हो गया। यहाँ पे 4 फॉस्फोरस, 4 फॉस्फोरस, 5 दूनी 10, 10 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक कार्बन, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, ये सही है। तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन इसमें गलत है आपके पास, ठीक है। बाकी ये भी सिमिलर है आपके पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज बीइंग फॉलो, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो कौन सा फॉलो करता है, कार्बन फॉर्म 2 ऑक्साइड CO2 एंड CO where the mass of the oxygen which combine the fixed mass of the carbon in the simple ratio 2:1, ठीक है। कार्बन की बात कर रहे हैं, देखो कार्बन CO2, यहाँ पे CO, कार्बन का फिक्स मास है 12, और यहाँ पे आपके पास है 16 32, ये 32 ग्राम है, यानी 12:32 है आपके पास ये, और ये है आपके पास 12:16, ठीक है। तो देखो 32 और 16 तो 1:2 रेशियो हो गई, ठीक है। यानी वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के वेयर मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन द फिक्स मास ऑफ ए कार्बन, तो कार्बन के फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है ना, और रेशियो 2:1 फॉर्म में है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा भी गया है,
1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू, 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहा है। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है तो O2 है, यानी वो यानी मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल वाले ऑप्शन चलेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन है 6.02 इंटू 10⁻23 ऑफ ऑक्सीजन, ये सही है। एटम नहीं है वो, ठीक है, और 16 ग्राम बनी होगा, वो 32 ग्राम है, तो ये भी आपके पास उसमें राइट आंसर है। ठीक है, ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है आपके पास, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एज फॉलो, वो रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, तो अगर आप देखोगे तो बी और सी यानी 7.10 एंड 0.025, ये दोनों इसमें राइट आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे पेयर चेक करने हैं, इसके नंबर ऑफ मोल मैच कर जाएंगे, वो आपके पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो पेयर्स को मैच कर लीजिए, राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। देखो 16 ग्राम ऑफ O2, ऑक्सीजन O2 है तो 32 ग्राम है इसका, है ना, 32 का आधा, तो ये 0.5 है इस साइड, इतना पता लग गया, कितना है 0.5 है आपके पास मोल। ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम बोल रहा है ना आपके पास है, सेम नंबर ऑफ एटम, तो एक ऑक्सीजन O2 है तो दो है एक में ना, तो इंटू 2 कर दो, इंटू 2, सिंपल सा है। ठीक है, 0.5 मोल है, ठीक है 0.5 मोल है आपके पास। चलो पहले मोल निकालो, क्योंकि है तो सभी O2 करके है ना, मैक्सिमम O2 करके है, तो ज़्यादा इशू नहीं आएगा। फिर हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ये भी O2 करके आपके पास है। 4 ग्राम ऑफ H2, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, 2 ग्राम है पूरा, तो ये 2 मोल है आपके पास, 4 ग्राम है ना, तो 4/2, यानी ये तो आपके पास 2 मोल है, तो 2 मोल जो हो गए, और 2 मोल इंटू 2, यही मतलब है यहाँ पे हाफ मोल इंटू 2, तो कम ही आएगी वैल्यू, यानी ये तो बराबर नहीं है आपके पास, पहले ही कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 16 ग्राम ऑफ O2, तो ये तो सिमिलर है ऊपर की तरह, और CO2 44 ग्राम, तो ये 1 मोल है आपके पास, 1 मोल इंटू 3, क्योंकि एक में 3 एटम है। ठीक है, और यहाँ पे ये 2, तो ये कभी भी बराबर नहीं होने वाले। नेक्स्ट देखिए 28, तो ये 1 मोल है, 1 मोल है आपके पास इंटू, और एक मोल में यानी एक एटम के अंदर 2 है, तो 1 मोल इंटू 2 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी 1 मोल है, तो 1 मोल इंटू 2, तो इनके एटम तो सेम आएंगे ना, देखो तो ये सेम है आपके पास। नेक्स्ट 12 ग्राम, यानी ये भी 1 मोल है, और ये भी 1 मोल है, यानी इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर 3rd एंड 4th। 3rd 4th के अंदर क्या है आपके पास, सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन, आपको सेम कॉन्सेंट्रेशन बतानी है किसके, जैसे 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी निकाल लो, है ना, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml, ये मैंने लिख दिया, इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे। अब हम देखो 20 ग्राम है तो 20 ग्राम आ गया, NaOH यानी 23, एक 24 और 40, 40 ये हो गया। ठीक है, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम 200, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 आ गया, 0 से 0 चली गई, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आपके पास आ गया, और 2 का हाफ यानी 2.5, तो ये है आपके पास 2.5 मोल है, Na लिख देता हूँ, मोल बन गया। ठीक है, ये मोलैरिटी आपके पास आ गई, इसकी इतनी मोलैरिटी है, सॉरी नॉट मोल। 0.5 KCl, तो क्या आएगा इसके केस में आपके पास 0.5 डिवाइडेड बाई, और कितना होता है आपके पास इसमें KCl 200 के अंदर है। ठीक है, तो सिमिलर है आपके पास इंटू 1000/200। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही गया है कि मोल है ये, तो निकालने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, जैसे मोल निकालते थे ना, तो यहाँ पे ग्राम में, यहाँ पे ऑलरेडी मोल दिए गए हैं, और कितना बनेगा आपके पास है टोटल, तो यहाँ से ये 5, दिस विल बी इक्वल टू 2.5, यानी इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम आ रही है, इसकी भी 2.5 मोल है, इसकी भी आपके पास 2.5 मोल आ रही है। ठीक है, A एंड B है ना, इन दोनों में सेम कॉन्सेंट्रेशन है। और भी हो सकता है कोई, 40 ग्राम ऑफ NaOH, तो 40/40
ये तो 1 मोल बन गया सीधा ही, इंटू 1000/100 में है, लेकिन वो ये सबसे बड़ा इशू है। तो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, ये चला गया, तो ये 10 मोल है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है इसकी। 20 ऑफ KOH, यानी 20/56 इसका मॉलिक्यूलर मास है, 1000/200, ये 1, ये आपके पास 5, ठीक है, और यहाँ से इसको काट दो, दिस विल बी इक्वल टू 1.785 मोल, ठीक है, तो ये बराबर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर 16 ग्राम सिर्फ एक ऑक्सीजन है मेरे पास, ठीक है, सिंपल ऑक्सीजन है, तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि मेरे पास वो 1 मोल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा ही नहीं कि ऑक्सीजन है, गैस है। अगर ऑक्सीजन देखा जाए तो 16 ग्राम O2 होती है, क्योंकि वो आपके पास 1 मोल होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सिंपल 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। चलो मॉलिक्यूल दिया है यहाँ पे ना, तो हम O2 कंसीडर करेंगे, यानी आपके पास ये 0.5 है, ये 16/32, दिस विल बी इक्वल टू 1/2, यानी 0.5 मोल। तो आपके पास 0.5 मोल दिया गया है, तो यहाँ पे जो 0.5 आएगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड 12 + 16 यानी 28, तो अपॉन करेंगे नहीं आएगा। इसको देखो 28, 28/28 ही हो जाएगा, ये 1 मोल आएगा। ये है 14, 14/28 यानी 1/2 इज इक्वल टू 0.5 बराबर आ रहा है 1 पॉइंट हाइड्रोजन और 2 है ये, ठीक है। तो 2 ग्राम इसका टोटल 1/2 0.5, यानी जो थर्ड एंड फोर्थ है आपके पास उसमें बराबर है, ठीक है। तो 3 और 4 इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट लेस टर्म, ये तो यूनिट लेस वाली टर्म है, सिंपल सी टर्म है आपके पास। इसमें देखा जाए मोल फ्रैक्शन और मास परसेंट के कोई भी यूनिट आपके पास नहीं होते हैं, ठीक है। इसके आगे आपके पास लंबे वाले क्वेश्चन है जिनको करने की नीड हमें नहीं है। तो यहाँ तक ही हम जो एनसीईआरटी का फर्स्ट टर्म था उसको हम कवर करेंगे, है ना। और 1 बाय 1 करके धीरे धीरे करके, जैसे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके सभी जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे। फिर कोई एडिशनल क्वेश्चन होंगे, एडिशनल बुक्स हो गई, उनके भी हम कवर करेंगे। बाकी ये फाइल हम अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एप्लीकेशन नहीं देखी है वीआर अकेडमी की, तो वहाँ पर भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।